स्वागत है। आज हमारे पास मॉर्गन हाउसिल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसका एक काफी दिलचस्प रिव्यू है। हाँ, और इस रिव्यू का जो सार है वो ये कि पैसा कमाना ठीक है, पर पैसे को समझना। हाँ, मतलब हमारी सोच, हमारा बर्ताव, वो शायद ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। और ये रिव्यू साफ कहता है कि ये किताब कोई फटाफट अमीर बनने के टिप्स नहीं देती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से आईना दिखाती है कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं और कैसे वही सोच हमारे नतीजों पर असर डालती है। हाँ, तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो रिव्यू की ये पहली बड़ी बात जो मुझे लगी, दौलत वो सिर्फ कमाई नहीं है। सही कहा। मतलब ज्यादा सैलरी का मतलब ये नहीं कि कोई अमीर हो गया। हाँ, असली दौलत तो इस पर निर्भर करती है कि बचाया कितना और उसे बढ़ाया कैसे, निवेश किया कि नहीं। और ये बात जरूरी इसलिए है क्योंकि ये फोकस बदल देती है, कितना कमाया से हटाकर कितना रखा और बढ़ाया पर। और इस पे शायद हमारा कंट्रोल भी ज्यादा होता है ना, बचत और निवेश पे। सही सही। अच्छा, फिर दूसरी बात आती है जिसको रिव्यू कहता है कंपाउंडिंग का जादू। हाँ, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। इसमें कहा है कंपाउंडिंग बड़ा कमाने के बारे में नहीं बल्कि धैर्य रखने के बारे में है। ये क्या है असल में ये जादू? देखिए, ये जादू है समय का हम्म और धैर्य का। मतलब आपके पैसे पर जो कमाया उस कमाई पे भी कमाना। अच्छा। छोटी रकम भी अगर उसे वक्त दिया जाए तो वो बहुत बड़ी बन सकती है। लेकिन इसमें मनोविज्ञान कहाँ आता है? मनोविज्ञान आता है धैर्य रखने में, इंतजार करने में। आज की दुनिया में सबको सब कुछ जल्दी चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ, एग्जैक्टली। तो कंपाउंडिंग उबाऊ लग सकता है, कौन इंतजार करे, पर लंबे समय में शायद यही सबसे शक्तिशाली चीज है। तो मतलब पैसे को बस अपना काम करने देना है शांति से। हाँ, एक तरह से। और यहीं से शायद अगली बात जुड़ती है, अपने अहंकार, अपने ईगो पर काबू रखना। अरे हाँ, रिव्यू कहता है कि दिखावे के लिए खर्च करना, महंगी गाड़ी, महंगी घड़ी, ये सब अक्सर ईगो का खेल होता है। बिल्कुल। और असली अमीर शायद वो है जो चुपचाप बचत कर रहा है, जिसे दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये करना मुश्किल होता होगा ना, समाज का दबाव जो होता है। हाँ, बहुत मुश्किल। ये व्यक्तिगत फैसले को सामाजिक दबावों से जोड़ता है, बचत को चुनना, जबकि दुनिया दिखावे पर चल रही है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हाँ, ये सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, ये अपनी वैल्यूज को, अपनी प्राथमिकताओं को दूसरों की राय से ऊपर रखना है। सही कहा। शायद इसीलिए रिव्यू पर्याप्त यानी इनफ के विचार पर इतना जोर देता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लेखक के हवाले से कहा गया है, ये जानना कि आपके लिए कब पर्याप्त है। वरना क्या होता है, लालच और जोखिम की दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। हमेशा और ज्यादा की चाह। बिल्कुल। अपनी इनफ की लाइन तय किए बिना इंसान बस भागता रहता है, ज्यादा पैसा, ज्यादा रिस्क। तो अपने लिए लक्ष्य तय करना और ये जानना कि बस इतना मेरे लिए ठीक है, ये शांति दे सकता है। हाँ, बिल्कुल, संतुष्टि। ये आपको इस अंतहीन दौड़ से बाहर निकाल सकता है। और शायद इसीलिए रिव्यू की आखिरी बड़ी सीख ये है कि पर्सनल फाइनेंस वाकई में बहुत पर्सनल होता है। 100%। हर किसी की कहानी अलग है, जरूरतें अलग, सपने अलग, रिस्क लेने की क्षमता अलग। मतलब किसी और की स्ट्रैटेजी कॉपी करना खतरनाक हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। जो तरीका किसी दोस्त के लिए काम कर गया, जरूरी नहीं वो आपके लिए भी सही हो। तो अपनी सिचुएशन, अपने गोल्स पहले वो समझना जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी। अच्छा, रिव्यू में किताब की स्टाइल के बारे में भी कुछ कहा है, जैसे पढ़ने में कैसी है? हाँ, तारीफ की है। कहा है कि भाषा बहुत सरल है, कहानियों की तरह, मुश्किल विषय को भी दिलचस्प बना देती है। व्यवहारिक उदाहरण है। हाँ, प्रैक्टिकल उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात ये, आपकी सोच बदल सकती है, ऐसा रिव्यू का मानना है। लेकिन कोई कमी भी बताइए। हाँ, एक दो बातें, जैसे कहीं कहीं शायद थोड़ी दोहराव वाली लग सकती है, और ये कोई एडवांस निवेश की गाइड नहीं है। मतलब टिप्स नहीं है कि कौन सा स्टॉक खरीदें। नहीं, वो सब नहीं। लेकिन फिर भी रिव्यू कहता है कि मानसिकता बदलने के लिए, पैसे के साथ अपना रिश्ता सुधारने के लिए यह बेहतरीन किताब है। तो कुल मिला के निचोड़ यही निकलता है कि पैसे के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाना है तो अपनी साइकोलॉजी समझनी होगी। हाँ, अपनी भावनाएं, अपना बर्ताव, ये सब समझना होगा। ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये माइंड गेम ज्यादा है। बिल्कुल। रिव्यू का निष्कर्ष यही है कि जो लोग अपनी वित्तीय सोच को वाकई बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब काफी फायदेमंद हो सकती है, आंखें खोलने वाली। और चलिए जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर व्यक्तिगत वित्त इतना ही व्यक्तिगत है, हर किसी के लिए इतना अलग है, तो फिर वो जो हजारों आम वित्तीय सलाहें हमें रोज मिलती हैं,
टीवी पर, इंटरनेट पर, उनमें से कितनी सलाहों पर वाकई ध्यान देना चाहिए और कितनों को शायद बस सुन के नजरअंदाज कर देना चाहिए?